ये फाइल आपको दिखा रहे हैं हम। ये फाइल जो ममता बनर्जी के आज हाथ में थी वो सबसे ज्यादा चर्चा की विषय थी। ये फाइल का हरा रंग है, लेकिन इस हरी फाइल पर हो रही सियासत का रंग पूरी तरह लाल है। जी हां, ये वो हरी फाइल है। आज सत्ता की पहली कुंजी इसी हरी फाइल से जुड़ी है। ये फाइल बंगाल चुनाव से पहले हो रही आक्रामक सियासत का रंग बन चुकी है। आज कोलकाता में सुबह कानून थोड़ा जल्दी जगा और सूर्योदय से भी पहले 6 बजे से ईडी की रेड शुरू हो गई। चढ़ते दिन के साथ सियासत का तापमान थोड़ा बढ़ा और ईडी की रेड पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक रेड मार दी। शाम तक ये हरी फाइल सत्ता के क्लेश का कारण बन चुकी थी। ये 2026 की पहली हाई प्रोफाइल सियासी रेड है और इसका अंदाजा एकदम फिल्मी है। इसमें रेड सीरीज की फिल्मों जैसे ट्विस्ट हैं। इसमें एक तरफ ममता बनर्जी हैं यानी दीदी और दूसरी तरफ है ईडी। इसमें एक तीसरा प्लेयर भी है जिसका नाम है बीजेपी। वो सीधी तरह तो इस पोस्टर और इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के टारगेट पर हैं। उनके मुताबिक ये सियासी डकैती है। आज आईपैक बिल्डिंग में कैमरे ऑन थे, माहौल में तनाव था और इस सब के बीच ममता बनर्जी का हाथ चेतावनी बनकर लहरा रहा था। उनके शब्द तीखे और इशारे आक्रामक थे। वैसे इस युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी ये खामोश फाइल मचा रही थी। सवाल यह है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। क्या ये महज कागज का पुलिंदा है या दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन है? इस पर हमने विस्तृत कुंजी तैयार की है, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का वो आक्रामक बयान सुनिए जिसका राजनीतिक ताप इस सर्दी से शुरू होकर गर्मी में होने वाले चुनाव तक महसूस किया जाने वाला है। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। सुना आपने ममता बनर्जी कितने गुस्से में हैं। दरअसल सुबह सुबह ईडी के इस एक्शन से ममता बनर्जी नाराज हो गई। इतनी नाराज हो गई कि कोलकाता में जो ईडी का एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में दिल्ली को टारगेट कर लिया। उन्होंने आईपैक के जिस ठिकाने पर छापेमारी हो रही थी वहीं पर माइक ले लिया और मीडिया के सामने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मीडिया से बात की, जिसमें सबसे ज्यादा बार ईडी और अमित शाह का जिक्र किया गया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल जीतना है, सारी सीमाएं लांघ दी, दस्तावेज चोरी किए गए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, गृह मंत्री को कंट्रोल करिए, बीजेपी बड़ी डाकू है और बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर ये छापेमारी भले ही कोलकाता में है, लेकिन इससे निकली सियासी आग की लपटें दिल्ली के राजनीतिक आसमान में भी दिख रही हैं। अब समझिए कि मामला क्या है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक। ये बंगाल में टीएमसी के लिए काम करती है, टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी से ममता बनर्जी नाराज हुई। ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हुआ ये कि ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ये रेड पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर हुई। प्रतीक जैन छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 के बाद मामला बढ़ गया। ममता बनर्जी प्रतीक के घर पहुंची और दावा किया जा रहा है कि वहां से वो कुछ कागजात लेकर बाहर निकली। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो उन्होंने प्रतीक जैन के घर से ली थी? वैसे ईडी का कहना है कि कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर छापेमारी पूरी तरह सबूतों के आधार पर की जा रही थी। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है।
सवाल यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी की लाइव छापेमारी के दौरान निकाल कर ले आई, उसमें ऐसा क्या है? आखिर वो कौन सी बात है जो ममता बनर्जी ईडी को पता नहीं चलने देना चाहती हैं? आखिर उस फाइल के पन्नों में क्या क्या दर्ज है? ग्रीन फाइल में ऐसा क्या सीक्रेट था जिसे ममता बनर्जी ने ईडी की पहुंच से दूर कर दिया? आज जैसे ही ममता बनर्जी उन डॉक्यूमेंट को आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से लेकर निकली, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट उसी में हैं? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रणनीति दर्ज है? क्या उम्मीदवारों के संभावित नाम लिखे हुए हैं? क्या एसआईआर के बाद की स्थिति से निपटने की रणनीति है? क्या मतदाताओं की सूची है? और क्या चुनाव से संबंधित योजनाओं की डिटेल्स भी हैं? ये सारी जानकारी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी नहीं चाहती होंगी कि ये ईडी को पता चले। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राजनीतिक विरोधी अमित शाह टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाराजगी में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह अगर बंगाल जीतना चाहते हैं और आप में हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आइए। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। प्लीज रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। इज इट नॉट ए क्राइम? इज इट नॉट ए मर्डर ऑफ द फ्रीडम, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी छापेमारी पर सवाल उठा रही हैं तो टाइमिंग की भी चर्चा काफी हो रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की बढ़त लेने की कोशिश है। विपक्ष ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनाव में ले जा सकती हैं। ईडी की रेड को मां माटी मानुष से जोड़ सकती हैं। ममता बनर्जी इसका ट्रेलर भी दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हमको अगर आप जलन देगा तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आज दिन भर इस मुद्दे पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ठीक ठाक राजनीति हुई। बीजेपी ने टीएमसी के हमले का जवाब दिया, जबकि कई विपक्षी दलों ने टीएमसी का समर्थन किया।
हालांकि लेफ्ट के दल सीपीएम और सीपीआई केंद्र सरकार की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता के सहयोगी प्रतीक जैन के पास काला धन है। একটা সবুজ কালারের একটা ফাইল বা একটা সবুজ কালারের ফোল্ডার নিয়ে তিনি হাতে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। देखिए, ये जो ईडी रेड है और ममता बनर्जी उधर पहुंचा है, ये हर चीज़ है एक ड्रामा, ये मैच फिक्सिंग का एक पार्ट है। ये लोग चाहता है भाजपा और टीएमसी को सारा दिन से मीडिया में दिखाए, उसको लेके डिस्कशन हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आज जनता ना देख पाए, ना कोई उनका बात सुने। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। ममता बनर्जी सरकारी काम में, ईडी के ऑफिशियल काम में व्यवधान डाल रही हैं और वहाँ से फाइलें उठा रही हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें हैं। उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या, और ये सबके सब वीडियोस सब चैनल्स पर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहाँ पे, ये उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या करी थी। मैं ये भी कहना चाहते हैं कि कोई कॉरपोरेट संस्था के दफ्तर में हमला हुई, मतलब बीजेपी की मतलब वहाँ रेड किए गए, तो इसके लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा सकती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्यों दौड़ के वहाँ जाने पड़ी, ये मुझे ताजुब लग रहा है। पश्चिम बंगाल के ग्रीन फाइल वाले क्लेश के बाद अब उस हिंदू मुस्लिम क्लेश की बात, जिससे मुंबई में तनाव की बड़ी बड़ी लहरें एक छोटे से चुनाव से पहले उठ रही हैं। मुंबई में 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। वैसे कहने को ये एक लोकल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ऐसे बयानों का धारा प्रवाह बहाव हो रहा है जिसे सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए। छोटे से चुनाव में इतनी आग। पिछले कुछ दिनों से खबरों के सेंसेक्स में मुंबई का मजहबी और चुनावी क्लेश बड़ा ट्रेंड कर रहा है। वजह है बीएमसी इलेक्शन, जिससे पहले हर पार्टी के नेता अपने वोट बैंक की सुविधा अनुसार जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव से हुई थी। इसके बाद खुलकर हिंदू मुस्लिम चिंगारियों से भरे बयान रिलीज किए गए हैं। पाकिस्तान तक का जिक्र हुआ है और अब इसमें 2 नए शब्द जुड़ गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल किया गया है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने किया है, जो अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर फायर मोड में है। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें धमकी की मात्रा बहुत ज्यादा है। नितेश राणे ने एक डेडलाइन जारी कर दी है जो 15 जनवरी है। नितेश राणे ने कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी बात को कान खोलकर सुन लें, वो अपना अपना बैग पैक करके रखें और 15 जनवरी की तारीख याद कर लें, क्योंकि 16 तारीख के बाद एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुंबई में रहने नहीं वाला है। उनके बयान के राजनीतिक कलेश भी हो रहा है उनके बयान के बाद, लेकिन पहले नीतीश राणे के बयान को शब्दशः सुनिए, जिस पर बड़ा बवाल मचा है। 15 तारखेपर्यंत जे कोणी रोहिंग्या बांग्लादेशी के आजूबाजू असतील 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो। 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी लेके जा रहा हूँ, ये लगता है एक ही घाट ठेवणार नाही। सगळं साफ मुंबई मध्ये नको काही आपल्याला घाट, जे काय अधिकार तिकडच्या मूळ मुंबईकरांचा आहे, आमच्या हिंदू समाजाचा आहे, आमच्या राष्ट्रभक्त लोकांचा आहे, हा आम्ही अभिमानाने येते। टाटा इन्स्टिट्यूटचा एक रिपोर्ट निघाला 30चा आणि त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलंय की मुंबईमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंची संख्या कमी होते आणि बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची 30% वाढते। याची कारण ही सगळी आहेत। आपण हिंदू म्हणून राष्ट्रभक्त म्हणून अगर आपण एकत्र राहिलो तर कोणीही आपल्या मुंबईकडे वाकड्या नजरेने बघू शकणार नाही। एवढी ताकद आपल्या सगळ्या हिंदू समाजामध्ये आहे।
नीतीश राणे की इस धमकी के बाद मुंबई का सियासी तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि घुसपैठियों के लिए मुंबई में कोई जगह नहीं है, जबकि एनसीपी शरद गुट की मांग है कि नफरती और जहरीले बयान के लिए नीतीश राणे पर एक्शन लिया जाए। देखिए, उनको तो आज ही चले जाना चाहिए। घुसपैठियों के लिए और जो लोग अवैध कार्य कर रहे हैं उनके लिए इस शहर में कोई जगह नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको जाना ही चाहिए और उन पर पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ पर ये लोग वोटिंग पैटर्न भी चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से अब वह मुंबई में नहीं होने वाला है और यहाँ पर किसी भी घुसपैठी के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले 11 साल से आपकी सत्ता रही, राज्य सरकार में होम मिनिस्ट्री किसके पास है? आदरणीय चीफ मिनिस्टर के पास, महाराष्ट्र राज्य के। तो इनका काम है घुसपैठियों को बाहर निकालने का। तो यानी आप खुद कहते हो कि घुसपैठी अभी तक है, यानी इसका मतलब साफ हो गया है कि आपके होम मिनिस्टर यूनियन के और स्टेट के होम मिनिस्टर दोनों विफल रहे। उसमें 15 तारीख या 16 तारीख का कोई ताल्लुकात नहीं है उससे। नीतीश राणे ने बोला, उसके बारे में कुछ गौर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस प्रकार के बयान जब कोई पार्टी का नेता दे रहा है तो उसके ऊपर पार्टी ने सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गैर सोचे समझे बयान दे देना उनकी आदत है। अब उसमें क्या रोहिंग्या को हटा दिया जाए? भाई, जो भी गैर कानूनी लोग हैं, जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धांधली में आप जो चाहे वो कह दें। और ये इस तरह के बयानात को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है। सत्ता में अब हम आपको बीजेपी के एक विधायक से मिलवाते हैं, जिनके शब्दों से उत्तर प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जगदीशपुर से एमएलए सुरेश पासी ने अपने बयान में जो कहा है उसमें नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो बीजेपी अपने राजनीतिक मॉडल में सबका साथ सबका विकास वाले नारों का इस्तेमाल करती है, उस पार्टी के एक विधायक के बोल सुनिए। मुसलमानों को लेकर वो काफी बिगड़े हुए बोल हैं। सुरेश पासी का कहना है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने कभी भी मुसलमानों से वोट मांगा है, ना मांगेंगे। अब बीजेपी विधायक के इस बयान ने बीजेपी विरोधियों को फ्रंट फुट पर सियासी फ्री हिट लगाने का बड़ा मौका दे दिया है और मुसलमानों से एक अपील की है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सुरेश पासी का वो बयान सुनिए। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत। बीजेपी विधायक सुरेश पासी के बयान पर सियासी क्लेश दिखाने से पहले उनके बयान को सत्ता के मर्यादा मीटर में लेकर चलते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उनकी भाषा का स्तर कैसा है। बीजेपी एमएलए सुरेश पासी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कटाक्ष और अपमान से ज्यादा नफरत की श्रेणी में आ रहे हैं। उसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है और सत्ता के मर्यादा मीटर के अनुसार इस बयान में नफरत की मात्रा सबसे ज्यादा है। भाजपा हमेशा मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना इनका राजनीतिक एजेंडा है। मैं तो ये समझता हूँ मुसलमान को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करना चाहिए, ताकि इनकी सरकारें गिरे। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य के साथ है, सबके विकास के, सबके प्रयास के, या वो सुरेश पासी जैसे मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति के साथ में, जिसका इलाज आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। अगर आप मुसलमानों को इस तरीके से हे दृष्टि से देखने की बात करते तो संविधान के विरोध में है। ऐसे देशद्रोही आदमी की सजा जेल होनी चाहिए। ऐसे देशद्रोही आदमी को चुनाव लड़ने से पाबंद करना चाहिए। सत्ता में अब बात करते हैं ईरान की, जहां सत्ता विरोधी प्रदर्शन का नया एक्सटेंशन हो गया है। ये विस्तार खामेनेई की सत्ता की चिंता बढ़ाने वाला है। चर्चा यही है कि जो वेनेजुएला में हुआ अब ईरान में हो सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के 27 प्रांतों में 100 से ज्यादा शहरों में 220 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी जंग चल रही है। ऐसी परिस्थिति में ईरान में गली गली ट्रंप की हवा चल रही है। आपको एक तस्वीर के जरिए हम बता रहे हैं कि ईरान में कैसे शहर शहर ट्रंप की चर्चा हो रही है। ट्रंप का नाम लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रंप का नाम लेकर खामेनेई की सत्ता को चुनौती दी जा रही है।
ईरान में प्रदर्शनकारी अब क्रांति मोड में हैं। वो महंगाई, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य सत्ता परिवर्तन है। वो खामेनेई की सत्ता से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे दावे वहां के प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी के आधार पर किए जा रहे हैं। अमेरिका भी कई बार खामेनेई की सत्ता को खुली चुनौती दे चुका है। ये संदेश दे चुका है कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरती गई तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि ईरान में ट्रंप वाले कुछ इस तरह के पोस्टर छप रहे हैं। ईरान में गलियों का ट्रंप स्ट्रीट नाम रखा जा रहा है, ट्रंप फुटपाथ का नाम दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी खुलकर बेखौफ होकर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, जो ईरान की इस्लामिक सत्ता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वहां सत्ता परिवर्तन वाले गंभीर संकेत हैं। आपको हम ईरान की गलियों में लग रहे पोस्टर की वायरल तस्वीर दिखाते हैं। ये तेहरान का वीडियो बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप वाले पोस्टर गलियों में लगा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, अपने शहरों में ऐसे पोस्टर्स को देखकर खामेनेई के मन में क्या चल रहा होगा। सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका के समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं? पूरी कहानी आपको पोस्टर और 7 पॉइंटर्स से समझाते हैं। ईरान में 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। ट्रंप के समर्थन में पोस्टर, स्टिकर लगाए गए हैं। सड़कों को ट्रंप स्ट्रीट नाम देने वाले पोस्टर लग चुके हैं। संदेश लिखा है, ट्रंप का ईरान इंतजार कर रहा है। तेहरान और करांच के कई इलाकों में पोस्टर लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के समर्थन में प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा है। इस पर ईरान का कहना है कि यह विदेश की साजिश है। सवाल यह है कि ईरान में अगले कुछ दिनों में, या फिर ये कहें कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ईरान को लेकर अमेरिका का प्लान क्या है? खामेनेई को लेकर ईरान के प्रदर्शनकारियों का अगला प्लान क्या है? खामेनेई का अगला प्लान क्या हो सकता है? ईरान में विद्रोह प्रदर्शन का अंजाम क्या होगा? ट्रंप स्ट्रीट वाले पोस्टर्स का परिणाम क्या होगा? जिस तरह से ईरान में प्रदर्शनकारी वहां की सत्ता और सुरक्षा बल पर हावी हो रहे हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो खामेनेई की सत्ता पर ट्रंप ग्रहण लगा है, जिसके 4 स्टेज हैं। पहले स्टेज की तस्वीरें सत्ता के न्यूज मित्रों को आज हमने दिखाई, जिसमें ईरान के प्रदर्शनकारी ट्रंप स्ट्रीट वाले पोस्टर्स लगा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या आगे ईरान में ट्रंप मोहल्ला बनेगा? क्या ट्रंप सिटी बनेगी? क्या ट्रंप के समर्थन वाली सत्ता ईरान में आएगी? अगर ईरान के तेवर कम नहीं हुए और अमेरिका इसी तरह लोडेड, लॉक और रेडी टू गो मोड में रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान की खामेनेई सत्ता की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अमेरिका के तेवर को आप वहां के सेनेटर के लेटेस्ट बयान से समझ सकते हैं। फिलहाल ईरान के लिए सबसे बड़ी चिंता विरोध प्रदर्शन वाली है, जो हर दिन तेज होती जा रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन पहले से ज्यादा हिंसक हो चुका है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं। ईरान के करांच, अब्दानान में हिंसक झड़पें हुई हैं। कई इलाकों में सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। खामेनेई के विरोध में प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान की सेना ने अलर्ट जारी कर प्रदर्शनकारियों को तुरंत हथियार डालने की चेतावनी दी है। ईरान की सेना की ओर से कहा गया है कि ईरान की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है। तेहरान में आपात बैठकें हो रही हैं। बड़ा प्रदर्शन ईरान के काशान शहर में भी हुआ है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को आग लगा दी। आपको बता दें कि कासिम सुलेमानी इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर में एक ईरानी प्रमुख जनरल थे। कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। वो ईरान के लिए एक राष्ट्रीय नायक माने जाते थे, जबकि अमेरिका आतंकवादी मानता था। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो 2 तरह की कूटनीति पर काम कर रहे हैं। पहली किडनैप कूटनीति और दूसरी डर वाली नीति। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण उनकी किडनैप कूटनीति का ट्रेलर है। अब डर वाली कूटनीति को भी रीलॉन्च कर दिया है। इसका टूल है टैरिफ, जिसे ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया है। वो भारत समेत दुनिया के कई देशों को 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की एकता को काटने के लिए ये 500% टैरिफ धार वाली तलवार उठा ली है, जिससे वो ब्रिक्स देशों को जख्म देना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिससे उन्हें रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ प्लान का असली टारगेट भारत और चीन है, क्योंकि भारत और चीन ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप रूस से व्यापार करने के लिए भारत पर पहले ही 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं।
अब नया प्लान 500% टैरिफ लगाने का है। इसके लिए ट्रंप ने रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 को मंजूरी दी। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और लिंडसे ग्राहम बिल इस बिल के प्रस्तावक हैं। मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल पर अगले हफ्ते अमेरिकी सेनेट में वोटिंग हो सकती है। बिल का मकसद रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है। इसीलिए रूस से व्यापार करने वाले देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के तहत हर उस देश पर 500% टैरिफ लगाने का विचार है जो रूस से ईंधन खरीदता है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने इस बिल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है। इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। लिंडसे ग्राहम इस बिल को भारत और चीन के लिए आर्थिक बंकर बस्टर बॉम्ब बता चुके हैं। अमेरिकी सांसदों का मानना है कि पुतिन को कमजोर करने के लिए भारत और रूस की बिजनेस डील तोड़ना बहुत जरूरी है। इस टैरिफ दादागिरी पर यह न्यूज रील आप भी देखिए, फिर ट्रंप का असली दर्द भी आपको दिखाएंगे। अब आपको 500% टैरिफ वाले इस बिल के पीछे की असली प्लानिंग समझाते हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो रूस आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत और चीन ही रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं। 2020-21 में भारत रूस से अपने कुल आयात का सिर्फ 2% तेल खरीदता था, लेकिन 2022 से रूसी तेल की कीमत घटने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। भारत ने अपने कुल तेल आयात का 35% रूस से खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने 2 रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से भारत के तेल आयात में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दें। सवाल यह है कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? दरअसल वो एक टैरिफ तलवार से कई शिकार करना चाहते हैं। पहला, पुतिन पर दबाव बनाकर यूक्रेन में सीज फायर के लिए उन्हें राजी कराना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों को अपना पेमेंट सिस्टम बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। वेनेजुएला के तेल भंडार पर अब अमेरिकी कंट्रोल है, इसलिए ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत और दूसरे देश रूस के बजाय अमेरिका से तेल खरीदें। यहाँ एक अहम बात यह है कि ट्रंप जो पाबंदी ब्रिक्स देशों पर लागू करना चाहते हैं, क्या वही वो खुद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर भी लागू करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी न्यूक्लियर जरूरत की चीजें रूस से ही खरीदता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश अपने कुल गैस आयात का करीब 15% शुरू से ही रूस से खरीदते हैं। वैसे तो ट्रंप सब कुछ अपनी सहूलियत से चाहते हैं, लेकिन 500% टैरिफ वाला हथियार अमेरिका को भी गहरा जख्म दे सकता है। अनुमान है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। दवाओं जैसी जरूरी चीजों का संकट भी खड़ा हो सकता है। ट्रंप पहले भी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ वाली हवाबाजी कर चुके हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि ब्रिक्स से टकराना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में भविष्य में ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ना तय है। वैसे भी ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी करीब 390 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का आधे से ज्यादा है। ब्रिक्स के देशों का कुल क्षेत्रफल दुनिया का 30% है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी करीब $28 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 35% है। ब्रिक्स की यही ताकत ट्रंप को डरा रही है। इस डर को छिपाने के लिए ही वो बार बार टैरिफ धमकी रिलीज कर रहे हैं। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन अब वक्त है Realme 16 Pro सीरीज के बारे में बात करने का। 200 मेगापिक्सल वाले इस फोन में है एडवांस्ड जूम करने की क्षमता। आइए जानते हैं और क्या है इसमें खास। हम जब खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो हमें चाहिए ऐसे विजुअल जो हो क्रिस्टल क्लियर और शार्प। ऐसी ही क्लैरिटी देता है Realme 16 Pro सीरीज, जिसमें है 200 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा। चाहे हो 1x, 3.5x या 10x जूम, क्लोजअप हो या लॉन्ग शॉट, हर फ्रेम मिलता है नेचुरल स्किन टोन्स और फाइन डिटेल्स के साथ। एडवांस्ड कलर प्रोसेसिंग इंश्योर करती है बैलेंस्ड कलर्स और कंसिस्टेंट क्लैरिटी हर जूम पर। परफेक्ट एट एवरी जूम। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी के मोमेंट्स क्लियर और डिटेल के साथ कैप्चर करना चाहते हैं तो Realme 16 Pro सीरीज हो सकती है एक स्मार्ट चॉइस।